हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला लेक्चर जिसमें हमको पढ़ना है बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। और बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि एक्चुअली इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू आपको इस जो डिपॉजिटरी सिस्टम है उसका क्या बेनिफिट है। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख रखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने आपको क्या कंप्लीट करवाया था, तो ऊपर के जितने भी कंसेप्ट थे वो कंप्लीट कर लिया था और हमने बेनिफिट्स पढ़ लिया था, एडवांटेज पढ़ लिया था ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी। ठीक है, सो हमको इस लेक्चर में करना है बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर के नजरों से अगर आप देखो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो डिपॉजिटरी सिस्टम का आई थिंक सो जितना बोला जाए उतना कम एडवांटेज है। बिकॉज आज के तारीख में यार, जैसे मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है ये सारी चीजें कि आज के तारीख में आप कहीं भी कहीं से भी शेयर्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो, किसी भी कंपनी का ओवरव्यू ले सकते हो। यार आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से क्या क्या नहीं पॉसिबल है वो बोलना पड़ेगा आपको लोगों को, क्योंकि आई थिंक सो एवरीथिंग इज पॉसिबल नाउ डेज अगर आप ये डिपॉजिटरी सिस्टम का इस्तेमाल करते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपकी बुक में दिया हुआ एडवांटेज वो है एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। एलिमिनेशन मतलब जो भी रिस्क एसोसिएटेड थे फिजिकल मेथड के साथ, मतलब कि गुम हो जाना, फट जाना, डुप्लीकेट इजिली बन जाता था, चोरी बहुत इजिली हो जाता था, तो ये सारे जो भी रिस्क एसोसिएटेड थे फॉर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के साथ वो सारे के सारे एलिमिनेट हो चुके हैं इस मेथड के वजह से। क्योंकि अब ये जो शेयर्स होते हैं वो किसी के हाथ में नहीं रहते, ये वर्चुअल फॉर्म में रहते हैं। जैसे बैंक अकाउंट कैसे आप वर्चुअली लॉग इन करके पैसे ट्रांसफर कर पाते हो, वैसे ही आज के टाइम पे आप वर्चुअली ही शेयर को देख पाते हो। ऐसा किधर आपको शेयर सर्टिफिकेट जैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। वर्चुअली यू हैव अ अकाउंट इन योर मोबाइल जहां पे आप उसे लॉग इन करते हो विद पासवर्ड एंड आप बेच सकते हो एंड खरीद सकते हो। तो इधर चोरी होने के जो चांसेस है, जो शेयर सर्टिफिकेट में होता था थेफ्ट के चांसेस, या जैसे शेयर सर्टिफिकेट पेपर का होता था तो गल जाता था वो, हैंड टू हैंड के वजह से फट जाता था वो, तो ये सारे रिस्क तो एलिमिनेट हो चुके हैं। सो ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल सर्टिफिकेट लाइक डिले, लॉस, थेफ्ट, mutilation, bad delivery etc. are total eliminated. Now bad delivery मतलब क्या होता था? bad delivery मतलब आप उसके ओनर भी नहीं हो तो भी आप किसी को ट्रांसफर कर पा रहे हो, मतलब चोरी हो जाना। बैड डिलीवरी मतलब मेनली जैसे फॉर्जरी मतलब नकली सिग्नेचर करके या कंपनी के साथ कुछ हेर फेर करके आपने वो किसी और को ट्रांसफर कर दिया। तो ये आई थिंक सो आज के टाइम पे कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना ही फॉर्जरी हो सकता है, नकली सिग्नेचर हो सकता है, तो उसके लिए प्रॉपर आपको अकाउंट चाहिए, डीमैट अकाउंट, और तभी आप थ्रू ब्रोकर वो ट्रांसफर या परचेस कर पाओगे। तो ये सारे बैड डिलीवरीज का भी रिस्क जो है एलिमिनेट हो चुका है। एंड सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटिंग टू फर्स्ट पॉइंट ओनली, दैट इज सेफ्टी। इतना ज्यादा सेफ्टी है आपको इस अकाउंट में थ्रू डीमैट अकाउंट, मतलब आप वर्चुअली उसको होल्ड कर पा रहे हो तो सेफ है, सिक्योर है बाय वे ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी। द इंटायर फंक्शन ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट एंड इज मॉनिटर्ड बाय सेबी। तो पहले क्या होता था कि सेबी को पूरा राइट नहीं था स्टॉक मार्केट पे, जैसे वो वॉच डॉग तो बना दी गई थी, लेकिन जैसे आपने वो मूवी देखी होगी हर्षद मेहता का, जहां पे सेबी को पावर नहीं दिया गया था, उसको वॉच डॉग तो बना दिया था कि आप देखते रहो, नजर रखते रहो कि कंपनी क्या कर रही है ना, अच्छे से मतलब अच्छे से वो शेयर्स बेच रही है कि नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही, ये सब का वॉच डॉग तो सेबी को बना दिया था, लेकिन उनको पावर नहीं दिया गया था। तो 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम होने के बाद जो सेबी है उसे प्रॉपर पावर दिया गया, रेगुलेशन प्रोवाइड किए गए, एंड मतलब वो सारे राइट्स प्रोवाइड किए गए जहां पे वो पेनल्टीज लगा सकती है कंपनी पे या जो भी इन्वेस्टर है अगर उन्होंने कुछ इधर उधर फ्रॉड करने की या स्कैम करने की कोशिश किया। तो मतलब आज के टाइम पे इजी नहीं है, नामुमकिन ऐसा नहीं बोलूंगी, लेकिन इजी तो नहीं है स्कैम करना, जैसे हर्षद मेहता के या प्रीवियस जितने स्कैम हुए हैं हमारे देश में।
So the investor can keep his account freeze lock mode to avoid prevent unexpected debit or credit or both by giving instruction to डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। अभी ये क्या होता है कि चलो ठीक है, जैसे कभी कभार हमारा बैंक अकाउंट हैक हो जाता है, मोबाइल हैक हो जाते हैं, वैसे ही हो सकता है कि हमारा जो डीमैट अकाउंट है वो हैक हो गया। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें जैसे आपको याद होगा, आपको जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड गुम हो जाता था तो आप क्या करते थे, एक टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करते थे और वो टोल फ्री नंबर पे आप बोलते थे कि मैं इस अकाउंट का ओनर हूं, मतलब बेनिफिशियरी हूं, आई वांट टू फ्रीज दैट अकाउंट। तो वो सारे क्रेडेंशियल आपसे पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल जो भी उनको रिक्वायर्ड होती है हेल्पलाइन सर्विस वालों को, और फिर आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाता है ताकि वो अनएक्सपेक्टेड जो सेल है और परचेज है आपके अकाउंट से वो ना हो पाए। तो सेम इधर भी डीमैट अकाउंट में अगर आपका पासवर्ड या मोबाइल जो है वो अगर गुम जाता है तो वो सारी चीजें अवॉइड की जा सकती हैं अगर आप टाइम पे हेल्पलाइन सर्विस को इन्फॉर्म कर दो तो, ठीक है। तो इसलिए आज के मेथड में ज्यादा सेफ्टी आई थिंक सो। नाउ थर्ड वन इज इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। आई थिंक सो इजी क्या, easiest transfer of shares. Now easy transfer of shares, तो इतना इजी हो गया आजकल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आई थिंक सो इट इज लाइक आप लॉग इन करो और आप शेयर सेलेक्ट करो और उसको एक बटन क्लिक कर दो, आपका सारा जो शेयर्स है वो सेल हो जाएगा। मतलब इतना इजी आज का प्रोसीजर है। वही मैं अगर आपको बोलूं पहले के स्टेज में, पहले के एरा में, तो इट इज आपको कंपनी जाना पड़ता था, उनको लॉन्च करना पड़ता था कि वी वांट टू सेल आवर शेयर्स टू दिस पर्सन, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते थे, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता था एंड ऑल दैट प्रोसीजर, मतलब कैश आपको लानी पड़ती थी, फिर आपको वो देनी पड़ती थी जो परचेज कर रहा है, एंड सो मच ऑफ प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होती थी पहले के जमाने के ट्रांसफर में। बट आज सारा डिजिटल होने के कारण बैंक अकाउंट भी डिजिटल है और उससे लिंक हमारा डीमैट अकाउंट होता है, तो जो सेल परचेज होता है वो ऑटोमेटिकली आपके जस्ट मोबाइल क्लिक पे पॉसिबल होता है। इतना इजी प्रोसीजर हो चुका है। तो एफर्ट इन फाइलिंग ट्रांसफर फॉर्म एंड लॉजिंग द डॉक्यूमेंट इज एलिमिनेटेड। ना ही आपको कोई ट्रांसफर फॉर्म फिल करने की जरूरत है, ना ही आपको कोई डॉक्यूमेंट फाइल मतलब डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है, ये सारा एलिमिनेट हो चुका है। स्टैम्प ड्यूटी जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट पे होता था वो भी अब एप्लीकेबल नहीं है। एंड प्रोसेसिंग टाइम, मतलब कि जो कंपनी टाइम लेती थी प्रोसेस करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, जैसे हमने तो उनको बोल दिया, लेकिन वो और एक्स्ट्रा टाइम लेती है सेल करने के लिए, 2, 3, 4, 5 दिन जितना भी उनको रिक्वायर्ड होता है, सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट ना हो जाए, जब तक सेलर एंड बायर से असेंट ना मिल जाए, ये सारे प्रोसीजर में एक अलग टाइम लगता था। वो भी प्रोसेसिंग टाइम इन ट्रांसफर सिक्योरिटी इज ऑल्सो रिड्यूस एंड नीदर द सिक्योरिटी नॉट द कैश इज टाइड हेल्ड अप फॉर अननेसेसरी लॉन्ग टाइम। कहने का मतलब ना ही मेरा पैसा अटका रहता है किसी शेयर में, अगर मैं आज निकालना चाहूँ किसी शेयर में से पैसा तो मैं आज निकाल सकती हूँ। हाँ, सिर्फ आज का दिन वर्किंग डेज होना चाहिए, सैटरडे संडे नहीं होना चाहिए और कोई नेशनल हॉलीडेज नहीं होना चाहिए। तो वो आई थिंक सो आज ही के दिन सारा पॉसिबल है अगर वर्किंग डे रहा तो, ठीक है। तो इतना इजी आजकल चीजें हो गई है, तो ये एक इन्वेस्टर को बहुत बड़ा एडवांटेज ही है। इनफैक्ट अभी ये बहुत ज्यादा ट्रेंड भी कर रहा है यंगस्टर्स के बीच में। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ गोल्ड, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ लैंड जहां पे पैसे अटक जाते हैं और वो हम तुरंत निकाल नहीं पाते, जैसे अगर मैं कोई अपना लैंड, कोई अदर प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करूं तो इट विल टेक टाइम। बट आई थिंक सो शेयर मेरे को सिर्फ लॉग इन करने की जरूरत है और आज मैं अपने पैसे जो लगे हुए हैं, जो अटके हुए हैं कंपनी के शेयर्स में, वो आज मैं विड्रॉ कर सकती हूँ। ज्यादा से ज्यादा मेरे को विड्रॉल मेरे एक्चुअल बैंक अकाउंट में आने के लिए, डीमैट अकाउंट में तो आ जाएगा आज के दिन, लेकिन एक्चुअल बैंक अकाउंट में आने के लिए ज्यादा से ज्यादा मुझे 2 दिन लगेंगे, जिसको हम T+2 डेज बोलते हैं। सो इतना इजी प्रोसीजर हो चुका है। ना फोर्थ अपडेट एंड इंटीमेशन। सो कोई भी चीजें अगर इन्वेस्टर को अपडेट करना है या इन्वेस्टर को इन्फॉर्म करना है बाय डीपी, तो वो तुरंत हो सकता है।
So investor is provided with the status of holding and transaction by DP and occasionally by depository too. DP अभी के लिए आप समझ सकते हो DP कौन है, इधर ब्रोकर, ठीक है, जिसके पास हमारा डीमैट अकाउंट ओपन रहता है। और डिपोजिटरी मतलब कौन होता है, CDSL एंड NSDL, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे शेयर्स हेल्ड रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे जो शेयर्स रहते हैं वो इन्हीं के पास रहते हैं, उन्हीं के पास उनके कस्टडी में रहते हैं, यू कैन से। दिखता ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में है, बट वो किसके कस्टडी में रहता है, डिपोजिटरी के कस्टडी में रहता है। तो ये जो दोनों जो है ब्रोकर एंड CDSL एंड NS जो भी डिपोजिटरी है, या मैं बोल सकती हूँ इन अ कॉमन, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट एंड डिपोजिटरी जो हैं वो दोनों मेंबर होते हैं सेबी के। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल, जो भी इन्वेस्टर्स को इम्पोर्टेंट है इन्फॉर्म करने के लिए, वो अपडेट करने के लिए, वो इन्फो हमें तुरंत से तुरंत बता दिया जाता है और तुरंत से तुरंत इंटीमेट कर दिया जाता है, ताकि इन्वेस्टर उस हिसाब से जो भी एक्शन रिक्वायर्ड है वो एक्शन ले ले। तो आजकल ये भी इतना फास्ट हो गया है कि हमको तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमने इतना बेचा, हमने इतना खरीदा, हमारे अकाउंट में इतना बैलेंस है, स्टिल हमारे इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पोर्टफोलियो में इतना है। तो वो अप टू डेट हमको टाइम टू टाइम मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में जैसे कभी कभी मार्केट में कुछ OTP स्कैम चल रहा है तो वो हमें इन्फॉर्म करेगी थ्रू मैसेज कि आप गलती से भी OTP अपना किसी के साथ शेयर मत करना, अनलेस एंड अनटिल आप एश्योर हो जाओ कि वो जेन्युइन पर्सन है, सामने वाला जो पर्सन आपसे OTP मांग रहा है। तो ये सारी चीजें जो अपडेशन एंड इंटीमेशन रिक्वायर्ड रहती हैं वो डिपोजिटरी एंड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट हमें टाइम टू टाइम इंटीमेट करते रहते हैं। नाउ फिफ्थ वन इज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। अब ये जो डीमैट अकाउंट है ना, वो एक असेट की तरह है। वो सारा का सारा जो पोर्टफोलियो है ना, जो सारा का सारा आपके पोर्टफोलियो में शेयर है, वो एक्चुअली क्या है जो आपने खरीद के रखा है, वो आपका असेट है। जस्ट लाइक आपका बैंक, जस्ट लाइक कैश, जस्ट लाइक बैंक, जस्ट लाइक बिल्डिंग, ये सारा जैसे असेट है और वो आप गिरवी रख के लोन ले सकते हो, वैसे ही तो जो आपने शेयर्स खरीदा हुआ है कंपनी के, वो भी तो एक असेट ही है ना आपके। तो क्या आप इस डीमैट अकाउंट को गिरवी रख के आप लोन ले सकते हो? यस, इट विल एक्ट लाइक अ सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। अगर आप आज लोन लेना चाहो तो आप बैंक को अप्रोच कर सकते हो और आप बैंक को बता सकते हो ये मेरा डीमैट अकाउंट है और आप इस पे हमें लोन दे दो। अब जो भी प्रोसीजर रिक्वायर्ड रहेगा उस हिसाब से वो प्रोसीजर करेगी और मेरे डीमैट अकाउंट पे वो प्लेज रख लेगी और मुझे उसके बदले मुझे पैसे दे देगी। तो उनके पास सिक्योरिटी के लिए, गिरवी के लिए उनके पास क्या रहेगा, मेरा डीमैट अकाउंट में जितने भी शेयर्स है वो उनके पास एज अ सिक्योरिटी रहेंगे। सो डीमैटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज आर प्रेफर्ड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि ये गलत होने के चांसेस कम है, मतलब इसमें फ्रॉड होने के चांसेस कम है। जो है जेन्युइन है। अगर मैं मेरा पोर्टफोलियो डीमैट अकाउंट के थ्रू दिखा रही हूं तो दे हैव एश्योरिटी कि जो इनका ओनर है वो सामने वाला बंदा ही है। इसमें कुछ हेर फेर होने के चांसेस एकदम माइन्यूट से भी माइन्यूट है। मतलब इसीलिए लोग जो बैंक है वो प्रेफर करते हैं ये वाला सिक्योरिटी, है ना। मतलब लैंड में कुछ हेर फेर निकल सकता है, बिल्डिंग में कुछ हेर फेर, कागज, मतलब बोलते हैं ना कागज पत्थर में खराबी निकल सकती है। तो इसमें तो चांसेस बहुत कम है क्योंकि ये पूरा का पूरा डीमैटेरियलाइज है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक है। नाउ सिक्स्थ वन इज नो कंसेप्ट ऑफ लॉट्स। अब लॉट्स मतलब क्या होते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। द सिस्टम ऑफ ऑड एंड इवन लॉट स्टैंड एबॉलिश द मार्केट लॉट इज वन शेयर फॉर डीमैटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज। ओके, पहले के जमाने में क्या होता था, आपको जब शेयर्स खरीदना रहता था तो लॉट में ही काम चलता था। लॉट मतलब आपको इस कंपनी के 15 शेयर्स खरीदने ही पड़ेंगे तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको इस कंपनी के 20 शेयर्स या इतने अमाउंट के शेयर्स तो खरीदने ही पड़ेंगे तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये प्रोसीजर के साथ आपको जाना पड़ता था या लॉट्स में ही खरीदना पड़ता था। तो उसके लिए क्या होता था, आपके पास लमसम अमाउंट चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आप नहीं खरीद पाते।
मतलब आपके पास 10,000 होना ही चाहिए, 15,000 होना ही चाहिए। लेकिन अब थ्रू डीमेटलाइज सिस्टम अगर आपके पास एक शेयर्स खरीदने के लिए भी पैसा है तो आप एक शेयर्स भी खरीद सकते हो। पहले क्या उनका कंसेप्ट था कि अगर 15,000 के कितने शेयर्स आते हैं उतने आप शेयर्स खरीद सकते हो, मतलब 15,000 तो चाहिए ही चाहिए, तो ये लॉट कहलाता था, 50,000 का एक लॉट। समझ में आया? लेकिन आज अगर मेरे पास 15,000 नहीं है, बस एक शेयर्स खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं, तो मैं वो एक शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ, उनका कहने का मतलब, या 2 शेयर्स 3 शेयर, जितना भी आप अपने हिसाब से खरीदना चाहो। यू डोंट हैव टू वर्क इन अ लॉट्स। समझ में आया? सो द सिस्टम ऑफ ऑड एंड इवन लॉट्स स्टैंड अबॉलिश। कहने का मतलब कहीं कहीं पे ऑड एंड इवन लॉट्स कहलाता था कि इतना आपको खरीदना पड़ेगा, ऑड एंड इवन लॉट्स ऐसा कुछ कंसेप्ट था जिसके हिसाब से जाना पड़ता था, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब वो नहीं है, अब कितने भी आपके पास पैसे हो, एक शेयर्स खरीदने के लिए भी आपके पास पैसे हो तो वो भी आप डाल सकते हो। नाउ 7th वन इज नॉमिनेशन फैसिलिटी। नॉमिनेशन फैसिलिटी क्या है कि आफ्टर यू इस अकाउंट का ओनर कौन होगा। आफ्टर यू मतलब कि आपके डेथ हो जाने पे, आपके इंसेन हो जाने पे, मतलब आप नहीं हो तो कंपनी किसको ये हक देगी कि इसका ओनर बने। तो जैसे आपने देखा होगा कि सेविंग अकाउंट या जो भी असेट रहते हैं उनमें नॉमिनेशन फैसिलिटी, नॉमिनेट किया जाता है कि आफ्टर यू इस अकाउंट का ओनर कौन रहेगा। जनरली लीगल एयर रहता है, लीगल एयर मतलब जो वारिस रहता है उस पर्सन का, वो माना जाता है नॉमिनी। बट कभी कभी लोग वारिस, मतलब जो फादर है जनरली सन उसका वारिस रहता है ना, मतलब लीगल एयर सन रहता है। बट कभी कभार वो अपने वाइफ को नॉमिनी में डाल देता है, मतलब नॉमिनेट कर देता है टू बिकम द ओनर ऑफ दैट शेयर, अगर वो चाहता नहीं है कि सन इसका होल्डिंग रखे। तो individual investor can avail the nomination facility. This simplifies the process in the event of death of the investor. मतलब इन्वेस्टर के डेथ पे सारा का सारा जो मनी है या जो शेयर है वो किसको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है, उस नॉमिनी को। ओके, नाउ ऑटोमेटिक क्रेडिट। ऑटोमेटिक क्रेडिट मतलब क्या, जैसे कि अब ना मेरे डीमैट अकाउंट में से बहुत सारे एडवांटेजेस अटैच है। जैसे कभी कभार कंपनी राइट शेयर्स देती है, कभी बोनस शेयर्स देती है, कभी जब मैं सेल करती हूँ तो मेरे अकाउंट से उतने जो शेयर्स है वो डेबिट होने चाहिए। जब मैं बाय करती हूँ तो उतने शेयर्स मेरे अकाउंट में क्रेडिट होने चाहिए। फिर मनी का भी वैसा ही, जब मैं सेल कर रही हूँ तो मुझे पैसे आने चाहिए, जब मैं बाय कर रही हूँ तो मेरे अकाउंट से पैसे जाने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी पड़ती है, ये सब अब ऑटोमेटिकली थ्रू डिजिटलाइजेशन होता है। सो द अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर इज ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड एंड डेबिटेड इन केस ऑफ चेंज इनिशिएटेड बाय द कंपनी विच इम्पैक्ट द सिक्योरिटी। जिस भी हिसाब से आपने एक्शन लिया है मार्केट में, उस हिसाब से आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट एंड डेबिट होता है। दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट एक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन, क्योंकि जो कंपनी जैसा एक्शन लेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है ना, तो कंपनी आपको डिविडेंड देती है तो वो आपके ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। कंपनी ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स दिया, बोनस शेयर्स दिया, तो वो आपके डीमैट अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। फिर आपको ऑफर करती है राइट शेयर्स, फिर अर्ली रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स होता है, फिर मर्जर एंड एक्विजिशन होता है। ये सारी चीजों का जो रिजल्ट होता है आपके डीमैट अकाउंट में, वो आपको उस चीज के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब ये मर्जर एंड एक्विजिशन का एक एग्जांपल बताऊंगी। जैसे वोडाफोन एंड आइडिया कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ सालों पहले, ये अलग अलग कंपनी थी, वोडाफोन एंड आइडिया। तो उनके शेयर्स जो जिनके पास भी थे, अगर आपके पास वोडाफोन के भी थे और आइडिया के भी थे, या वोडाफोन के थे और आइडिया के थे, तो वो अलग अलग शेयर्स रिफ्लेक्ट होते थे। लेकिन आफ्टर मर्जर एंड एक्विजिशन, बिकॉज ये कंपनी एक हो गई, अब शेयर्स भी एक ही हो जाना चाहिए, है ना, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से जितने शेयर्स आपके बनते हैं
उस हिसाब से कंपनी आपको ये वोडाफोन एंड आइडिया का एक्सक्लूसिवली जो शेयर्स है वो डेबिट करके ये वी कंपनी वाला जो शेयर्स है वो क्रेडिट कर देगी। तो ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मार्केट है, ये कंपनी है, ऑटोमेटिकली एक्शन लेगी और उस एक्शन के हिसाब से आपके अकाउंट में रिफ्लेक्शन होगा। तो ये ऑटोमेटिक है। पहले क्या होता था, पहले ये सारा का सारा आपको खुद जाके करवाना पड़ता था, मतलब वोडाफोन के शेयर्स देने पड़ते थे, आइडिया के शेयर्स वापस देने पड़ते थे, शेयर सर्टिफिकेट, फिर वी के जो शेयर सर्टिफिकेट जिस कैलकुलेशन से मिलना चाहिए उस कैलकुलेशन से आपको न्यू शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, उस चीज के लिए आपको चक्रे मारनी पड़ती थी और वो खुद करना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है, ये सारे के सारे ऑटोमेटिक क्रेडिट होते हैं। मतलब इसको हम कॉर्पोरेट एक्शन बोलते हैं कि अगर जो कंपनी है उसने कुछ एक्शन लिया है और उस एक्शन के हिसाब से आपका कुछ चेंजेस होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक चेंजेस रिफ्लेक्ट होगा आपके अकाउंट में। ठीक है, तो ये था जो हमने पढ़ा, बेनिफिट एंड एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू इन्वेस्टर। आई थिंक सो आपको ये सारा क्लियर हो गया हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम ये वाला नेक्स्ट लेक्चर में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे 9.4 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक जो इधर तक था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम है, वो भी इंटरेस्टिंग है, जरूर देखना। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो टिल देन बाय बाय।